Good morning students. Myself Ronak Priya welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IS Academy. आज हम 25 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है चाइना टाइज बिवेयर कंसीलिएशन विदाउट डेटरेंस. Now we can relate this with GS paper 2, India and its bilateral relations. So the context for this news, let's see the context for this news. The context for this news is कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि only through dialogue we can build a stable cooperative relationship which is essential for global stability and prosperity. And this has been lapped up by Chinese officials. यानी Chinese officials ने भी इस बात की तारीफ की, राइट, कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ बातचीत से ही दोनों के बीच में एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाया जा सकता है दोनों ही कंट्रीज के बीच में. So this is a positive signal towards India and China relations. Now एक्चुअली जो इंडिया चाइना रिलेशंस है वो सबसे रप्चर हुआ था, सबसे खराब फेज में था 2020 में, जब गलवान वैली में इंडिया और चाइनीज फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने थे, राइट. और उस स्कर्मिश में 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, राइट. और एज अ रिटेलिएशन इंडियन एंड चाइनीज गवर्नमेंट ब्लॉक्ड एप्स, वीजाज, राइट. और जो ट्रेड भी था दोनों कंट्रीज में वो सबसे लोएस्ट फेज में था. लेकिन अब जो दोनों के बीच में रिलेशन है वो रिकवरी फेज में है. इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाई दिस रिकवरी इन रिलेशनशिप, राइट. सो दिस रिकवरी इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ट्रंप, राइट. ट्रंप का जो पॉलिसीज है वो पूरी तरीके से कॉमर्शियल गेन्स पर बेस्ड है. उनका जो इंटरनेशनल स्फेयर में पॉलिसीज है वो पूरी तरीके से कॉमर्शियल गेन्स पर बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रशिया और यूक्रेन में पीस डील तो कराया बट एट द कॉस्ट ऑफ यूक्रेन, राइट. उन्होंने रशिया के फेवर में पॉलिसीज लाई हैं, राइट. तो अगर वो यूक्रेन के साथ ऐसा कर सकते हैं, अगेन ताइवान और जापान को भी उन्होंने कहा कि अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा देने के लिए, यूरोप जो सबसे क्लोजेस्ट अलाई था यूएसए का डिकेड्स से, उसके लिए भी उन्होंने एंटी पॉलिसीज अपनाई हैं. तो इंडिया ये सब देख रहा है और इंडिया को पता है कि कल अगर उसकी लड़ाई चाइना से होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस सर्विसेज भी यूएसए जो उसको प्रोवाइड करता था, अब इंडिया को भरोसा नहीं है कि ऐसा करेगा भी ट्रंप, राइट. ऐसा ट्रंप करेंगे ऐसा अब इंडिया को कोई भरोसा नहीं है. सो बेटर कि कम इन टर्म्स विथ चाइना, कि अपने रिलेशन को चाइना के साथ सुधार लिया जाए, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी खींचातानी चल रही है, राइट. बहुत टेंशन्स चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी पलट सकता है. सो बेटर इम्प्रूव रिलेशन विथ such countries where we can have right some sort of trust. तो इसलिए इंडिया अपना रिलेशन चाइना के साथ सुधार रहा है. नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एज अ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें? एज अ वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को और बढ़ाएं, अपनी मिलिट्री फोर्सेस को और स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हैविंग अ लॉन्ग टर्म पीस डील विथ चाइना ऑल डिपेंड्स ऑन आवर सिक्योरिटी फोर्सेस. यानी अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा रिलेशन टिक पाएगा चाइना के साथ, ठीक है. तो अगर कोई भी मिलिट्री डील करने में एटलीस्ट 10 years लगते हैं, तो अगर हम अभी से वो डील करेंगे तो क्या होगा कि कल जाकर के अगर रिलेशंस खराब भी होते हैं तो वी विल बी इन अ गुड पोजीशन टू रिटेलिएट बैक, राइट. सो वी नीड टू डू दिस एज अ वे फॉरवर्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे. नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी
openness in ordering probe against judge should result in accountability too. So this article is about Justice Verma. हमें पता है कि अभी रिसेंटली इनके घर पे आग लगी थी और उस आग में ये पाया गया कि एक रूम में बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में करेंसी नोट्स पाई गई, कुछ 18-20 करोड़ थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क रेज करता है अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशियरी, राइट। इन पर कोई वैसा इंक्वायरी नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव सिग्नल देते हुए क्या किया कि उस यूट्यूब जो वीडियो था जिसमें उनके घर से उतना कैश बरामद किया गया था, उस वीडियो को उसने अपने वेबसाइट पर डाल दिया, ठीक है, कि जुडिशरी पर ऐसे क्वेश्चन मार्क, ऐसे जो आरोप हैं वो नहीं उठें, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट इस इंस्टीट्यूशन पर बरकरार रहे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर इन पर इंक्वायरी की गई, इनसे पूछा गया जस्टिस वर्मा से कि क्या रीज़न था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इतना कैश उनके घर में कैसे आया और उस पर आग भी लग गई। तो ये बेमतलब की बात है, उन्हें पता तो सब कुछ होगा, और यूजुअली इतना ज़्यादा कैश जो मिलता है वो ब्लैक मनी ही होता है, नहीं तो जो ब्लैक मनी है उसको अकाउंट में नहीं शो कर सकते, राइट। लेकिन जो ये इंक्वायरी है, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये जो इंक्वायरी है इसको एक इंडिपेंडेंट पैनल के द्वारा कराया जाना एक बेटर वे फॉरवर्ड होता, कि अगर इसको, इस इंक्वायरी को, इनके अगेंस्ट में इंक्वायरी को एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा कराया जाता, मे बी नॉट फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड, राइट। So this is what about the article is. Let's move on to the next one. Next one is, it's time to ditch sexist campaign slogans, right? So we can relate this topic with GS paper 1 society of the syllabus, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इंडिया हमेशा इलेक्शन, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है, ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। और इंडिया हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, ठीक है, इंडिया हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। तो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज तरह तरह के स्लोगन्स लेकर के आते हैं ताकि लोग अट्रैक्टेड हों और उस पार्टी को वोट करें। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो स्लोगन्स पॉलिटिकल पार्टीज लेके आती हैं, क्या ये ऑल इंक्लूसिव हैं? क्या ये विमेन एम्पावरमेंट करती हैं? क्या ये सबको रिप्रेजेंट करती हैं? राइट, हम कुछ स्लोगन्स का एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 1970s में एक स्लोगन था, गरीबी हटाओ, राइट, गिवन बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने ऐसा स्लोगन दिया था। फिर 2014 वी हैव स्लोगन लाइक न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगेन एट द प्रेजेंट हमारे पास क्या स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, राइट, ऐसे स्लोगन्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्लोगन्स है ना, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट को दिखाते हैं, ये मेल डिमांड, जो मेल का डिमांड है वो दिखाते हैं, विमेन रिप्रेजेंटेशन को ये रिप्रेस करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट को ये रिप्रेस करते हैं ऐसे स्लोगन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लोगन है जैसे घर की लक्ष्मी, व्हेन वी से घर की लक्ष्मी, व्हाट डज इट सिग्निफाई? जब हम कहते हैं घर की लक्ष्मी तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि वुमन का दायरा घर के ही चारों तरफ है, राइट। ये वही सजेस्ट कर रहा है कि विमेन का रोल विद इन हाउस होल्ड्स ही है। फिर हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ऐसे जो स्लोगन्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्या करता है, ये शो करता है पेट्रियार्कल माइंडसेट को, राइट, कि हम
पेट्रियार्कल माइंडसेट को फाइट करने के बजाय, उस माइंडसेट को चेंज करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम उस सोसाइटल नॉर्म्स को चेंज करने की बजाय हम फोकस कर रहे हैं कि बेटियों को बचाना है, राइट। फिर स्लोगन है जैसे शक्ति का प्रतीक, माँ का रूप। नाउ दैट लिमिट्स द विमेन रोल टू नर्चरिंग, केयर गिविंग. Why not represent women as leaders? Why not represent women as decision takers, decision givers? Right? क्यों हम women को leaders के रूप में represent नहीं कर सकते? क्यों हम उनको हमेशा household, right, household course में, care givers में, care takers में, इन roles में हम उनको limit कर देते हैं? ठीक है, represent them as leaders, represent them as decision makers, right? Then it is, then we are actually fighting against the patriarchal mindset, right? So the real issue is patriarchy, the real issue is the patriarchal society, जहां पर women की safety, women की education को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है, right? तो real issue is patriarchal mindset. लेकिन अगर slogans इतना साइकी को कैप्चर करते हैं, पीपल के साइकी को इतना कैप्चर करते हैं, तो ज़रूरत क्या है कि ऐसे स्लोगन्स बनाए जाएं जो ऑल इनकम्पैसिंग हो, जो ऑल इंक्लूसिव हो, राइट, जो विमेन को पैसिव बेनिफिशियरी ना दिखा करके एक्टिव डिसीजंस मेकर्स के तौर पर दिखाए कि वो पैसिव बेनिफिशियरी नहीं हैं बल्कि वो एक्टिव डिसीजन मेकर्स हैं, इस तरीके से उसको दिखाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव माइंडसेट का स्लोगन होगा, हम अगर कहें सबको शिक्षा सबका विकास, राइट, सबको शिक्षा सबका विकास, ये एक ऐसा स्लोगन हम लेकर के आ सकते हैं. और महिलाओं की आवाज देश की पहचान, ठीक है, ये स्लोगन्स, ऐसे स्लोगन्स हम ला सकते हैं. नारी शक्ति देश की प्रगति, राइट, ऐसे स्लोगन्स ला सकते हैं. कैसे? नारी शक्ति देश की प्रगति, राइट, ये स्लोगन है, राइट. और जैसे महिलाओं की आवाज भारत की पहचान, है ना. ये स्लोगन्स जो हैं ये क्या दिखाते हैं? ये विमेन को दिखाते हैं एट पार विथ विमेन, men, right? They show women as leaders, they show women as active decision makers, as direct beneficiaries, not as passive beneficiaries. So that is what यहाँ पे बताया गया है कि it is the time that we ditch such sexist campaign slogans, right? So let's move on to the next one. Next article is colossal wastage, that is food for thought. ठीक है, इसमें food wastage के बारे में बताया गया है. Now we can relate this topic with GS paper 3rd of the syllabus. Okay? इसमें कुछ डेटाज हम देखते हैं जिससे हमें अंदाजा लगेगा about the intensity of food wastage in India, कि किस स्केल पर फूड वेस्टेज है इंडिया में. कुछ डेटा से हम समझते हैं. जैसे 55% 55 kg per year, 55 kg per year is the per capita household in India wastes 55 kg per year of food. ठीक है, पर कैपिटा हाउसहोल्ड 55 kg पर ईयर फूड वेस्ट करती है. दूसरा, जितना अर्बन म्युनिसिपल वेस्ट है उसमें 10 to 12% सिर्फ फूड वेस्ट होता है. ठीक है. थर्ड ये है कि 20 crore इंडियंस गो टू बेड हंग्री एवरी डे. Now the fourth one is that even sustainable development goals के goal number 2 and goal number 12 talks about food security, talks about hunger and reducing food wastage. SDG 2 क्या है? Reducing hunger, zero hunger, and SDG 12 talks about reducing food waste. राइट.
सो दीज वेयर अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी फूड सिक्योर करना, फूड नहीं वेस्ट करना, ये कितना ज़रूरी है इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए, राइट फूड अफोर्डेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरत है कि फूड वेस्ट ना किया जाए, राइट फूड वेस्टेज होता क्यों है, उसके पहले एक थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें तो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, राइट फिर हम स्कीम्स लेकर के आए, प्रोग्राम्स लेकर के आए, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसने हमें फूड के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, ठीक है। और अब हम क्या है कि फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस की तरफ मूव कर गए, यानी फूड के एग्रीकल्चर के संदर्भ में वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, राइट। लेकिन फूड वेस्टेज आज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जैसे ये एग्रीकल्चर है जहां पे फार्मर्स ने अनाज ग्रो किया, राइट उसके बाद ये कंज्यूमर्स है एंड देन इट इज कंजम्पशन, राइट। तो ये जो साइकिल है और ये साइकिल, इन दोनों को हम इंडिपेंडेंटली समझते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर्स ने जब अनाज ग्रो किया से जब वो कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि सारा अनाज पहुंच जाता है, इस समय बहुत वेस्टेज होता है, जितना ग्रो हुआ उतना कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाता। इस स्टेज पे जो वेस्टेज होता है, द रीजन इज वेयर हाउसिंग, यानी वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। इसमें दिक्कतों की वजह से इस स्टेज पर फूड वेस्टेज होता है, ठीक है। वेयर हाउसिंग ठीक से नहीं हो पाता और ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो पाता, इस वजह से इस स्टेज पर फूड वेस्टेज होता है। सेकेंड इज जो कंज्यूमर्स हैं और कंजम्पशन, यहाँ पे वेस्टेज होता है कि कई बार क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना लेते हैं या खरीद कर ले आते हैं, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, राइट। तो ये मैक्सिमम हाउस होल्ड्स, ऑलमोस्ट ऑल हाउस होल्ड्स में ये चीज़ होता है, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड वेस्टेज इज ड्यू टू नॉन जुडिशियल यूज ऑफ फूड। फूड का हम सही तरीके से जुडिशियसली यूज नहीं कर पाते, जिस वजह से इस स्टेज पे फूड का वेस्टेज होता है, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम ये सप्लाई चेन को बहुत सही तरीके से मैनेज करें, इस सप्लाई चेन को हम अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन करें, तो क्या होगा कि ये जो फूड वेस्टेज है ये रिड्यूस हो जाएगा। और अगर फूड वेस्टेज रिड्यूस होता है तो फूड अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, यानी हर किसी को, हर व्यक्ति को फूड मिल पाएगा अगर हम इस सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन कर दें, ठीक है। वेयर हाउसिंग को अच्छा कर दें, ट्रांसपोर्ट को अच्छा कर दें, तो क्या होगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दें, तो इस स्टेज पर जो लॉस होती है वो कम हो जाएगी। और किसी तरीके से अगर हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दें, ठीक है, तो ये जो आप लॉसेस है वो कम हो जाएंगे। और अगर लॉसेस कम होते हैं तो लॉसेस कम होंगे तो क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी, राइट। फूड जो फूड वेस्टेज होता है, जो फूड वेस्टेज होता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, वो डंप हो जाता है, ठीक है। जब फूड वेस्ट डंप्ड होता है तो उन डंपिंग एरियाज में जो डंप्ड फूड वेस्टेज होते हैं वहां से इतना ज्यादा मीथेन गैस का एमिशंस होता है कि कई बार हमने देखा होगा कि कचड़ों के ढेर से कचड़ों के ढेर में अपने आप आग लग जाती है। ये आग जो लगती है ये मीथेन गैस के कारण है, और इतना हाई लेवल ऑफ मीथेन गैस एमिशंस होता है कि ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये क्या करेगी, ये क्लाइमेट चेंज करवा देगी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना हो जाएगा अगर इस लार्ज स्केल में फूड डंप होता है। तो होता क्या है, जब फूड डंप करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से
मीथेन गैस रिलीज होता है, एंड दिस मीथेन गैस रिलीज क्या करता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है ये गैस का रिलीज होना। और इसलिए हम देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि फूड डंप में अपने आप आग लग जाती है, जो डंपिंग एरियाज है वहां पर अपने आप आग लग जाती है, राइट। तो अभी क्या जरूरत है हमें कि हम इंश्योर करें कि फूड वेस्टेज मिनिमम हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू एज अ स्टेप फॉरवर्ड? व्हाट शुड वी डू एज अ वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड बहुत सिंपल है। वी नीड अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिए, यानी गवर्नमेंट, वी सिटीजन्स, हम आप जो सिटीजन्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, सबको अपना रोल प्ले करना है, तभी इस प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। सबको अपना रोल प्ले करना है। वी नीड अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। दूसरा क्या है कि इसको एक करिकुलम में शामिल करने की जरूरत है, यानी इसको बिहेवियरल करिकुलम में हम एक कल्चर का पार्ट बना सकते हैं कि बच्चों को हम बचपन से ही स्कूल एजुकेशन में ही, स्कूल करिकुलम में ही हम इंक्लूड कर दें कि फूड वेस्टेज करना ही नहीं है, राइट। उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट का हम ये पार्ट बना सकते हैं कि फूड वेस्टेज नहीं करना है, राइट। तो क्या होगा कि ये एक नॉर्म बन जाएगा कि दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट। सो दैट शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ कल्चर या एजुकेशन। एजुकेशन में ही बचपन से ही ये सिखाना है कि फूड वेस्टेज नहीं करना है। और फूड वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूड, एक अनाज को ग्रो होने में 90 से 100 दिन का समय लगता है, प्लस बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ये कंज्यूम करता है, जैसे कि फार्मर्स का मेहनत लगा होता है उसमें, राइट, लैंड का, और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ये कंज्यूम करता है। तो इस लेवल का फूड वेस्टेज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये बिल्कुल गलत है कि हम ऐसे फूड वेस्टेज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन डू, कि हम और क्या कर सकते हैं कि हम इस तरीके से चिल्ड्रन को ग्रूम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि इस लेवल पर, इस लेवल पर जो फूड वेस्टेज हो रहा है उसको रोका जाए। सो वी नीड टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट। और भी बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, जैसे कि अगर वो एक दिन पहले का चावल है तो वी कैन गो फॉर लेमन राइस, यू नो, एंड डिशेस लाइक दैट। तो फूड वेस्ट नहीं करना है, उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कोई और डिश बना करके ऐसा सोचना है, ऐसे है ना, ऐसे सॉल्यूशंस लेकर के आना है, राइट। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Next one for today is government notifies 24% pay hike for MPs from April 2023. So MPs का सैलरी 24% बढ़ा है। पहले इनका सैलरी 2018 में एक फॉर्मूला के द्वारा अरुण जेटली ने फिक्स किया था, और वो सैलरी था 1 लाख पर मंथ, राइट। फिर 2020 में क्या हुआ, व्हेन गवर्नमेंट वाज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल डेफिसिट, तो एमपीज ने कहा कि दे गॉट रेडी फॉर अ कट इन देयर सैलरी, और उनका सैलरी 30,000 रुपीज से रिड्यूस हुआ था। फिर अभी क्या किया गया है कि उनका सैलरी बढ़ा दिया गया है बाय 24%। अंडर सैलरी अलाउंस एक्ट ऑफ 1954 उनकी सैलरी को 24% बढ़ा दिया गया है, और अब उनकी सैलरी 1,24,000 रुपए है, ठीक है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि किस एक्ट के थ्रू किया गया है। तो यू शुड नो कि यह किया गया है 1954 के सैलरी अलाउंस एक्ट 1954 के अंतर्गत किया गया है, राइट। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल फॉर टुडे। हम कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।